AF37 हिंदी। जब जेराज अपनी लय में आ ही रहा था तभी दरवाजा फिर से खुल गया और इस बार दो औरतें अंदर आईं। बेशक वे सिल और यंग मिस स्वान थीं। जब दोनों औरतों ने ये नज़ारा देखा तो वे शेरनियों की जुड़वां जोड़ी की तरह जेराज पर टूट पड़ीं। यहाँ तक कि उन्होंने लियोनेल पर भी तीखे वार किए क्योंकि उसने इस पागल को पहले रोकने के लिए कदम नहीं उठाया था। ऐसी बात पर लियोनेल बस हंसा और ज्यादा कुछ नहीं बोला। वह पहले ही बीच में आने वाला था, लेकिन अब चूंकि वे यहाँ थे इसलिए उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ठीक है। चूंकि ये दोनों शैतानियां तुम्हारे लिए आगे आए हैं, इसलिए अपनी पैंटी वहीं छोड़ दो और हम इसे बराबर कर सकते हैं। ये शब्द सुनकर दोनों महिलाएं डर से कांप उठीं। जेराज, सिल ने झटके से कहा। ठीक है, ठीक है। भूल जाओ, भूल जाओ। जेराज ने अपना सिर हिलाया जैसे कि यह सचमुच अफसोस की बात हो। दयनीय स्थिति में दिख रही दोनों महिलाओं ने अपनी दो सहेलियों को उठाया और लड़खड़ाते हुए चली गईं। अब जाकर उन्हें ध्यान आया कि जेराज के माथे पर सचमुच राजा का निशान था। ऐसा लग रहा था कि वे पहले उसकी भयानक शक्ल देखकर इतनी विचलित हो गई थी कि वे इसका हिसाब रखना ही भूल गईं। इसके बाद ही जेराज ने अचानक लियोनेल की ओर गंभीरता से देखा। जो चाहो करो। जेराज ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी बाहों को छाती पर रख लिया और अपनी गर्दन को ऊपर उठा लिया, मानो वह ब्लेड के उस पर चलने का इंतजार कर रहा हो। लियोनेल के सिर पर बैठे छोटे मिंक ने आलस से जिम्हाई ली और फिर अपनी जीभ बाहर निकाली, मानो जेराज का मजाक उड़ा रहा हो। हालांकि वह जल्दी ही इससे ऊब गया और फिर से अपनी नींद में चला गया। लियोनेल समझ गया था कि वह छोटा सा बच्चा हाल ही में ज्यादा सुस्त होता जा रहा था। वह जिस छोटे से मिंक को जानता था वह हमेशा जीवंत और खेलने के लिए तैयार रहता था। लियोनेल को समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव उसके परिपक्व होने की वजह से हो रहा है या कोई और वजह। इसके अलावा लियोनेल इस समय इस बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था। उसे बस इस बात पर हैरानी थी कि जेराक असल में मौत का इंतजार कर रहा था। बेशक लियोनेल ने शुरू में कभी सोचा भी नहीं था कि वह उसे मार डालेगा। एक तो वह खून का प्यासा नहीं था और जब तक बहुत जरूरी न हो उसे मारने में मजा नहीं आता था। और दूसरी बात, वह अपनी कहानी को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए बस इतनी ही जोरदार बातें कह रहा था। लियोनेल अचानक मुस्कुराया, तो तुम्हारी जिंदगी मेरी है ना? जेराक ने आंखें खोली और भौहें सिकोड़ ली। लेकिन आखिरकार, हाँ, अच्छा। लियोनेल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो फिर मेरे पीछे आओ। मुझे भी इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मुझे इसके बारे में बताओ। जेराज ने अपनी भौहें उठाई और अपनी मुट्ठियां खोली, जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था कि उसने उन्हें बंद कर रखा था। क्या सिल तुम्हारी मंगेतर नहीं है? उसने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया? लियोनेल ने अजीब सा मुंह बनाया। मंगेतर? नहीं, वो नहीं है। सिल अचानक टमाटर की तरह लाल हो गई। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी जीभ नहीं निकाल दूंगी, जेराज? जेराज ने पलकें झपकाईं, तो वह सिंगल है। जेराज। युवा मिस स्वान किनारे से खिलखिलाकर हंस रही थीं, मानो उन्हें इसका भरपूर आनंद आ रहा हो। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने लियोनेल की ओर देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। तो वह भी सिंगल है। हालांकि लियोनेल अब उनकी हरकतों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी नजर मानो अंतरिक्ष को चीरती हुई दूर एक मीनार पर जा टिकी थी। वहां से उससे कई नजरें अपनी ओर महसूस हो रही थीं, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। लियोनेल को लगा कि उसका खून तेजी से बढ़ रहा है। कौन जानता था कि उसे यह समझने में कितना समय लगेगा कि पिछले कुछ घंटों में उसके द्वारा किए गए कार्य उतने बड़े नाटक नहीं थे जितना वह सोच रहा था। तारांकन तारांकन उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता कि ब्रेव सिटी कहां से आया? लियोनेल ने अजीब से भाव से जेराज, सिल और किरा की ओर देखा। बेशक किरा यंग मिस स्वान का पहला नाम था। दोनों औरतों की नोकझोंक सुनकर लियोनेल आखिरकार इतना तो जान ही गया। अच्छा, जेराज बुदबुदाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कुछ सिद्धांत तो हैं, लेकिन सच तो यह है कि चौथे आयाम की दुनिया होने के नाते हमारे पास इसकी पुष्टि या खंडन करने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। हमारे पास बस कुछ अफवाहें हैं। लियोनेल समझ सकता था कि जेराज के ये शब्द सुनकर तीनों को कितनी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह बात अक्सर स्वीकार नहीं की जाती। लेकिन व्यापक योजना में ये सच था कि चौथे आयाम की दुनिया का जिक्र करने लायक नहीं थी। इससे लियोनेल को एहसास हुआ कि टैरन जितना छोटा था, पृथ्वी उससे भी ज्यादा छोटी थी। कौन सी अफवाहें? लियोनेल ने पूछा।
जेराज झिझका, मानो उसे यकीन नहीं था कि उसे कहना चाहिए या नहीं। लेकिन शायद इसलिए कि उसे याद था कि अब लियोनेल उसके जीवन का मालिक था, उसने महसूस किया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वे कहते हैं कि बहादुर शहर केवल उन दुनियाओं में दिखाई देते हैं जो एक चौराहे पर हैं। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। इसका क्या मतलब था? एक चौराहा? कैसा चौराहा? एक ऐसा युग जिसमें या तो हम स्वयं विकास करें या फिर अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित सभी चीजों को त्याग दें। लियोनेल को अभी भी यकीन नहीं था कि वह इसका मतलब समझ पाया है या नहीं, लेकिन ये देखते हुए कि तीनों और अधिक असहज हो रहे थे, उसने अपना ध्यान थोड़ा सा स्थानांतरित कर लिया। तो फिर बहादुर शहर के प्रकट होने से क्या मिलता है? क्या यह एक उपायामी क्षेत्र जैसा है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल नहीं। जोन डायमेंशनल वर्ल्ड्स द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन बहादुर शहर लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। जहां तक उन्हें इससे मिलने वाली चीजों का सवाल है, वे कहते हैं कि यह भर्ती है। लियोनेल की भौहें उठ गईं। एक चौराहे पर खड़ी दुनिया, लोगों द्वारा निर्मित, ये सब भर्ती के लिए है। लियोनेल खुद को स्टार और क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने से नहीं रोक पाया। यहां तक कि उसे उनका असली नाम भी नहीं पता था। उसे बस इतना एहसास था कि उनका दायरा सिर्फ टेरन तक सीमित नहीं था और उनकी यूनिफॉर्म कमाल की थी। और कुछ नहीं था। लेकिन किसे पता था कि इससे पहले कि वह समझ पाता कि वे कौन है, एक और रहस्यमय संगठन सामने आ जाएगा। दरअसल इस संगठन के तरीके पहले वाले से भी ज्यादा चौंकाने वाले लग रहे थे। स्टार और क्रॉस संगठन लियोनेल के लिए अभी भी मूर्त थे। वह उन्हें देख सकता था, उनसे बातचीत कर सकता था और दुर्भाग्य से उनके कारण शर्मिंदा भी हो सकता था। लेकिन इस बहादुर शहर संगठन का कोई चेहरा या छवि नहीं थी। और वे किसी तरह हवा से एक शहर का निर्माण करने में कामयाब रहे, बिना दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्तियों को भी यह समझे कि कैसे। पहली बार लियोनेल को यह समझ आने लगी थी कि यह नई विश्व व्यवस्था शांतिपूर्ण नहीं है। लियोनेल एक बड़े पत्थर के स्मारक के नीचे खड़ा था। उसे देखते ही उसमें से शहर के द्वारों जैसी ही आभा फैल रही थी। बस यह आभा बहुत छोटे पैमाने पर दिखाई दे रही थी। आधा किलोमीटर के क्षेत्र को घेरने के बजाय यह आभा स्मारक के सिर्फ 10 मीटर के दायरे में ही फैल रही थी। हालांकि लियोनेल जो बता सका, उसके अनुसार यह आभा वास्तव में गेट्स की आभा से कई गुना अधिक थी, मानो वह किसी स्थान पर केंद्रित हो। स्मारक के आसपास खड़े कई लोग उत्सुकता से 4 लोगों के नए समूह को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि यह 3 राजाओं और एक सम्राट से बना है, तो वे चौंक गए और आपस में फुसफुसाने लगे। इस तरह की जगहों पर जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती थी। उन्हें यह नहीं पता था कि ये लोग राजाओं और सम्राटों के बीच से हैं, इसका मतलब था कि वे नहीं हो सकते थे। लियोनेल, सिल ने हिचकिचाते हुए कहा, हमें अभी भी मेरे बड़े भाई को रिपोर्ट करने जाना है। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। रिपोर्ट? उसके मन में ऐसा कुछ करने के सख्त खिलाफ एक भावना थी। ये कहना मुश्किल था कि सिल के बड़े भाई का व्यक्तित्व कैसा होगा या लियोनेल के अचानक आ जाने पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। हम बाद में। लियोनेल ने अनिर्णय से सिर हिलाया। सिल ने किरा की हंसी भरी निगाहों को अनदेखा करते हुए अपने होंठ काट लिए। ये कमबख्त दुष्ट, क्या इसके इतने पास खड़े रहना जरूरी है? फिर भी लियोनेल को इन दोनों औरतों के बीच के झगड़े का जरा भी अंदाजा नहीं था, न ही उसे यह एहसास हुआ कि सिल का न्योता उसे यंग मिस स्वान से दूर ले जाने के लिए था, किसी और चीज से ज्यादा। लेकिन उसने इसे माना या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके मन में पहले से ही अपनी योजना थी। जेराज, मुझे इन स्मारकों के बारे में एक बार फिर समझाओ। जेराग बड़बड़ाया। क्या वह सचमुच एक महिमामंडित शब्दकोश के अलावा कुछ नहीं था? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सच में ऐसा ही है। लियोनेल शब्दकोश की असली खूबियों को उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इसे सिर्फ अनुवाद के साधन के तौर पर इस्तेमाल करना जारी रखा। वह किसी और संस्था से नाता नहीं तोड़ना चाहता था जो उसके खजानों पर लट्टू थी। ये सभी स्मारक इतिहास के क्षणों को दर्शाते हैं। इनमें कोई खास बात नहीं है, सिवाय इसके कि अगर आप इनकी आभा को झेल सके तो साधना थोड़ी तेज हो जाती है। आप खुद देख सकते हैं, ये किसी मृत सेनापति की कहानी कह रहे हैं। लियोनेल ने सिर हिलाया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह बहादुर शहर टेरन का मूल निवासी नहीं था, लेकिन इस स्मारक पर लिखे शब्दों को लियोनेल शब्दकोश की मदद के बिना भी समझ सकता था। लेस देन वर्ष XXXXX ग्रेटर दैन। लेस देन जनरल फेरन ने अपनी सेना का नेतृत्व फॉरगॉटन पास से किया, ग्रेटर दैन। लेस देन 121 दिनों की लड़ाई के बाद विजय प्राप्त हुई, ग्रेटर दैन। लेस देन का सिर चढ़ाया, ग्रेटर दैन।
लियोनेल जितना ज्यादा पढ़ता गया, जानकारी उतनी ही बेकार होती गई। ये लगभग किसी अखबार के लेख जैसा था। विषय से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य शीर्षक और शुरुआती कुछ पैराग्राफों में ही थे। जैसे जैसे यह आगे बढ़ता गया, यह इतना बेकार होता गया कि इसमें ये भी बताना मुश्किल हो गया कि जनरल फेरन ने उस सुबह नाश्ते में क्या खाया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जेराच ने कहा था कि यह स्मारक बेकार है। लियोनेल को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि एक जनरल अपनी जीत के जश्न में कितनी औरतों के साथ सोता है। हालांकि लियोनेल ने इसे चाहे जिस नज़र से देखा हो, उसे ये स्मारक इतने साधारण नहीं लगे क्योंकि उसे इनसे खतरा महसूस होता था। उसकी आदिम इंद्रियां उसे ऐसा महसूस कराती थीं कि अगर वह इन स्मारकों के साथ ज्यादा देर तक खेलता रहा तो उसकी मौत हो सकती है। इस एहसास की अजीब बात यह थी कि जाहिर है इस स्मारक के हाथों पहले कभी किसी की मौत नहीं हुई थी। अगर कोई मरता भी तो यहाँ मौजूद हर कोई उसे लेकर इतना लापरवाह क्यों होता। दरअसल यहाँ बस एक मामूली सी उलझन ये तय करने में थी कि स्मारक के 10 मीटर के दायरे में किसे प्रवेश दिया जाए। बेशक खतरे का मतलब यह नहीं था कि इस स्मारक को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आखिरकार खतरे के साथ अवसर भी आते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई खतरा होता तो जेराक जरूर इसका जिक्र करते। लियोनेल ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में एक विशाल गोलाकार बलकला प्रतिबिंबित हुई। उस क्षण उसकी आभा पूरी तरह बदल गई, मानो वह प्रकृति के साथ एकाकार हो गया हो। हालांकि वह किरा, सिल और जेराच के ठीक बगल में खड़ा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बिल्कुल अलग दुनिया में हो। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली और पहली पंक्ति फिर से पढ़ी तो एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। लेस देन जनरल फेरान, ग्रेटर देन। इससे पहले कि लियोनेल आगे कुछ कह पाता, उसकी दृष्टि अंधकार में डूब गई। जब उसकी दृष्टि वापस लौटी तो उसने जो देखा वह अब कोई स्मारक नहीं था। उसने एक आदमी को आग जैसे लाल कवच पहने देखा। वह एक ऊंचे लाल घोड़े पर बैठा था और उसके हाथ में एक परशु था जो बिल्कुल रक्त जैसा लाल था। उसके मुख से निकलने वाला आभामंडल इतना दमघोंटू था कि लियोनेल लगभग घुटनों के बल गिर पड़ा। उस समय लाल घोड़े पर सवार वह आदमी एक विशाल सेना का नेतृत्व कर रहा था। वह इतने सारे आदमियों का नेतृत्व कर रहा था कि दूर से देखने पर वे लाखों छोटी छोटी चींटियों जैसे लग रहे थे जो चौकोर आकार में व्यवस्थित हों। फिर भी सैनिकों की संख्या अधिक होने के बावजूद ये व्यक्ति बहादुरी से खड़ा रहा। उसकी उपस्थिति ने ही पूरी सेना को परास्त कर दिया। आदमी ने अपनी हथेलियां जमीन पर टिका दी। गहरी सांस लेते हुए उसकी छाती का आकार बढ़ गया। जिस क्षण उसने अपनी सांस छोड़ी, एक शक्तिशाली गर्जना ने आकाश को हिलाकर रख दिया और लियोनेल के हृदय में प्रवेश कर गई। टकराना। लियोनेल हवा में उछल पड़ा। उसकी नाक और कान से खून बह रहा था और उसका शरीर कच्ची सड़कों पर फिसल रहा था। एक हिंसक शक्ति उसके मन को चीरती हुई उसके ईथरीय ग्लेबेला को टुकड़े टुकड़े कर देने पर तुली हुई थी। मानो ये शक्ति लियोनेल की उन सभी यादों को मिटा देना चाहती थी जो उसने अभी अभी हासिल की थी। लियोनेल, जेराच और दोनों औरतें हैरान थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वे सब घबराई हुई निगाहों से इधर उधर देख रही थीं, मानो ये पता लगाने की कोशिश कर रही हो कि लियोनेल पर किस चुपके से हमला हुआ। जो कुछ हुआ उसके पीछे बस यही एक कारण था। कुछ भी न पाकर वे केवल उसकी ओर दौड़े। लेकिन लियोनेल बेहोश हो चुका था। उसके छिद्रों से खून बह रहा था और हिंसक ऊर्जा उसके दिमाग में उत्पात मचा रही थी। लियोनेल, लियोनेल, लियोनेल का नाम चाहे जितना भी चिल्लाया जाए, जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। जिसने उस पर हमला किया था वो जरूर उसे मरवाना चाहता होगा और कोई वजह नहीं थी। तीसरे आयाम के सम्राट का आभास बहुत ही स्पष्ट था। लियोनेल की कमजोरी का फायदा उठाने वालों की संख्या शायद कम नहीं थी। उन चौथे आयाम के राक्षसों के लिए लियोनेल को चुपके से मार डालना बहुत आसान था, बिना किसी को कुछ पता चले। ये तो नहीं कहा जा सकता था कि ये तीनों लियोनेल के साथ जिएंगी और मर जाएंगी। भला कैसे कहा जा सकता था? अभी अभी तो मिले थे। जेराच अब लगभग लियोनेल का गुलाम था, जबकि दोनों महिलाओं में बस थोड़ी सी भावनाएं पनप रही थीं। यह उनकी जान जोखिम में डालने जैसी बात नहीं थी। फिर भी जब उन्होंने लियोनेल की हालत देखी तो वे तीनों बेकाबू होकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। जाहिर था कि उन तीनों की लियोनेल के बारे में अच्छी राय थी। छोटा मिंक लियोनेल के सिर से उछलकर उसके चेहरे पर आ गिरा और उसे लगातार धक्का दे रहा था। वह ऊर्जा लियोनेल के मन में लगातार उत्पात मचा रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ प्रयासों के बाद भी वह लियोनेल के ईथरियल ग्लेबेला की बाधाओं को तोड़ नहीं पा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है?
अपनी बुद्धि शाखा को जागृत करने के बाद लियोनेल का मन पहले से ही 5वें आयाम की आत्मिक शक्ति को धारण करने में सक्षम हो चुका था। हालांकि उसका अभी तक 5वें आयाम की शक्ति के संपर्क में आना बाकी था, फिर भी इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आया। किसी के ईथरीय ग्लैबेला की मजबूती की तुलना में लियोनेल भूभाग और पृथ्वी पर बेजोड़ था। इस बात को समझते हुए ऊर्जा ने अपना लक्ष्य बदल दिया तथा उस भ्रूण पर निशाना साधा जो गुप्त दुनिया में असुरक्षित रूप से लटके हुए थे। अब तक लियोनेल में कई भ्रूण बन चुके थे। एक पारदर्शी भाला उनके भाला भ्रूण का प्रतीक था। एक 12 नुकीला तारा उनके स्ट्रोई स्टार उल्लू वंशकारक का प्रतीक था। एक कांस्य बैंगनी प्रभामंडल उनके धातु समन्वय वंशकारक का प्रतिनिधित्व करता था। उनमें से जिसने सबसे ज्यादा जगह घेरी हुई थी वह एक धनुष था। उसके चारों ओर तेज और तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे उसके पास पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी चीज को फाड़ डालने को तैयार है। ये वह समूह था जिसकी ओर ऊर्जा उमड़ पड़ी, उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सबसे पहले लियोनेल के 12 नुकीले तारे को निशाना बनाया। उसे अंदाजा था कि अगर उसे ऐसा करने दिया गया तो उसकी उपचारात्मक विशेषता एक समस्या बन सकती है। तो वह उसे पहले निशाना क्यों न बनाए। लेकिन जिस क्षण उसने संपर्क किया, चीजें अचानक बदल गईं। एक छिपी हुई लाल रंग की ऊर्जा जागृत हुई। वह 12 नुकीले तारे के भीतर गहराई में छिपी हुई थी। नहीं, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि वे पूरी तरह से विलीन हो गए थे। जैसे ही ऊर्जा इस लाल रंग की शक्ति के संपर्क में आई, वह ढह गई। कोई रहस्य नहीं था, कोई कठिन युद्ध नहीं था, जीवन और मृत्यु के बीच कोई द्वंद्व नहीं था। बस ऐसे ही इसे बुझा दिया गया। जिस क्षण यह ऊर्जा नष्ट हुई, लियोनेल की आंखें खुल गईं, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मानो वह उसकी छाती से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वह उठकर बैठ गया और लिटिल ब्लैक स्टार को पकड़ लिया, इससे पहले कि वह जमीन पर गिरता। लियोनेल मुस्कुराया। यह दृश्य थोड़ा भयावह लग रहा था क्योंकि उसके नाक और कान से खून बह रहा था। सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, लियोनेल ने छोटे मिंक को दिलासा दिया। लियोनेल ने अपने चेहरे से खून पोंछा और स्मारक की ओर देखा। उसकी नजरें सिकुड़ गईं। उसे कुछ एहसास हुआ। इस पूरे समय वह अवचेतन रूप से अपनी आंतरिक दृष्टि को नियंत्रित कर रहा था। लेकिन जब उसने प्राकृतिक शक्ति कला का ध्यान किया, तो अपने स्वप्नलोक और वास्तविक संसार में एक साथ प्रकट होने के लिए उसके पास अपनी आंतरिक दृष्टि का उपयोग करने का ही एकमात्र विकल्प था। लियोनेल ने अंकल मोंटेज से सीखा था कि इस नई विश्व व्यवस्था में अपनी आंतरिक दृष्टि का बेवजह इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। इसलिए वह ऐसा करने में हमेशा सावधान रहता था। इस वजह से उसे यह बात समझ नहीं आती थी कि इस स्मारक की आभा के नीचे उसकी आंतरिक दृष्टि पर बहुत ज्यादा पाबंदी थी। ऐसा नहीं था कि इस स्मारक से कुछ हासिल नहीं होता था, बल्कि यह कि जो कुछ भी हासिल करने लायक था वह केवल आंतरिक दृष्टि से ही देखा जा सकता था। लियोनेल को इसे देखने के लिए प्राकृतिक शक्ति कला का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। दरअसल लियोनेल ने प्राकृतिक बल कला का इस्तेमाल करके उसे दुनिया में बहुत गहराई तक डुबो दिया था, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया हुई। अगर उसने धीरे धीरे अपने पैर डाले होते तो उसे इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, भले ही उसने थोड़ा सा ही किया होता। इस बात का एहसास होने पर लियोनेल को मामले का मर्म समझ में आ गया। इस दुनिया में आंतरिक दृष्टि के बिना साधना असंभव थी। इस कारण यह एक जोर देने वाला विषय भी था और आसानी से अनदेखा भी किया जा सकता था। स्मारक के चारों ओर खड़े इन युवाओं ने अपनी आंतरिक दृष्टि से इसकी जांच करने की कोशिश की होगी, लेकिन क्योंकि उनकी दृष्टि लियोनेल की तुलना में बहुत कमजोर थी, इसलिए उनके लिए दबाव को भेदना और अपनी इंद्रियों से स्मारक को छूना भी संभव नहीं था। उनके पास एकमात्र विकल्प दबाव में खुद चलकर जाना था। हालांकि यह दबाव गेज से कई गुना ज्यादा था। ज्यादातर लोग 5 मीटर के दायरे में भी नहीं घुस सकते थे। अपनी आंतरिक दृष्टि बढ़ाने के लिए पर्याप्त पास जाना तो दूर की बात थी। इससे लियोनेल को यकीन हो गया कि इस बहादुर शहर में बहुत कम लोग होंगे जो वह करने में कामयाब रहे होंगे, और इन लोगों ने पूरी संभावना है ये राज अपने तक ही रखा होगा। लियोनेल अचानक अपने विचारों से जाग गया और पाया कि उसके ऊपर 3 लोग खड़े थे। ये तीनों जाहिर है जेरा, किरा और सिल थे। उन्होंने उलझन और चिंता के मिले जुले भाव से उसकी तरफ देखा। तुम पर किसने हमला किया? जेराच ने सबसे पहले पूछा। ओह, मुझे यकीन नहीं है, लियोनेल ने कंधे उचका दिए।
शायद ये सिर्फ एक चेतावनी थी, वरना शायद मैं मर चुका होता। लियोनेल की बेपरवाह प्रतिक्रिया देखकर तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या प्रतिक्रिया दें। क्या किसी मरे हुए व्यक्ति को इस तरह प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी? हालांकि लियोनेल पहले से ही अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। ये स्मारक उसके लिए उपयुक्त नहीं था। ये बहुत ज्यादा खूनी था और जिस सेनापति का चित्रण किया गया था वह भी एक परशु इस्तेमाल करता था। सच तो यह है कि परशु और भाले में कई समानताएं थीं, लेकिन लियोनेल के पास भाले के बारे में सब कुछ जानने के लिए भाला क्षेत्र था। उसे बाहरी संसाधनों की जरूरत नहीं थी। उसे अन्य स्मारकों का दौरा करने की आवश्यकता थी और उम्मीद थी कि वह कुछ ऐसा खोज लेगा जिससे वह अपनी आत्मिक शक्ति के साथ चौथे आयाम में प्रवेश कर सके और अपनी रक्षा कर सके। लियोनेल मुख्यतः एक चौथे आयाम के जादूगर को खोजने की आशा कर रहा था। यदि वह उसे शहर के पूर्वी भाग में नहीं ढूंढ पाता तो उसे अन्य भागों की यात्रा करनी पड़ती, भले ही इसका अर्थ युद्ध शुरू करना हो। जेराज, सिल और कियारा को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि लियोनेल क्या सोच रहा था, अन्यथा कौन जानता था कि वे इस पागल आदमी पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। लियोनेल अपने आसपास की हर चीज को नजरअंदाज करना चाहता था और स्मारकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, लेकिन वह सिल को केवल कुछ ही देर तक चकमा दे सकता था। लियोनेल को स्मारकों के बारे में सच्चाई पता चलने और एक एक करके उनमें से होकर गुजरने की योजना बनाने के कुछ ही समय बाद कैफिर परिवार के चुने हुए शेष 7 सदस्य अंततः द्वारों से होकर गुजर गए। उस छोटी सी लड़की को छोड़कर जिसने शुरुआत में लियोनेल का सामना किया था और जो अब शाही बन गई थी, बाकी लोग या तो जनरल थे या सैनिक। अब जब ये सब यहाँ थे तो लियोनेल सिल को और नहीं रोक सकता था और उसके पास पूर्वी क्षेत्र से होते हुए ज्यादा आलीशान इलाकों में उसके पीछे चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। जेराज, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? सिल ने थोड़ा अप्रसन्न होकर कहा। जाहिर है वह अभी भी उन शब्दों को नहीं भूली थी जो जेराज ने पहले उसका फायदा उठाने के लिए कहे थे। जहां लियोनेल जाता है मैं भी जाता हूं, जेराज ने तथ्यात्मक रूप से कहा। लियोनेल ने इसका खंडन नहीं किया। अगर हालात बिगड़ते तो शायद जेराज ही उसकी एकमात्र सुरक्षा थी। उसे इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि वह सिल के बड़े भाई को अकेले ही संभाल पाएगा। जब तक हीरा के पास अपने पति से संपर्क करने का कोई जरिया न हो, तब तक कैफिर परिवार के वारिस को लियोनेल के अस्तित्व के बारे में पता होना नामुमकिन था। और लियोनेल को बुरा लग रहा था कि हीरा ऐसा चाहती थी। लियोनेल बेखबर नहीं था। उसे पता था कि हीरा पर्दे के पीछे क्या क्या चालें चल रही थी। एक चीज जिसमें वह सबसे माहिर था वह थी लोगों को पढ़ना। और औरतों का उससे प्यार करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। एक 5 स्टार क्वार्टरबैक होने के नाते कई महिलाएं, यहां तक कि कुलीन परिवारों की महिलाएं भी उस पर दांव लगाने को तैयार थीं। हालांकि यह पेशा उतना सम्मानीय नहीं था, फिर भी यह सापेक्षता का मामला था। हर महिला को 5 स्टार पेशे से उच्च पदस्थ पति नहीं मिल पाता। और एक क्वार्टरबैक होने के नाते लियोनेल का भविष्य में बहुत अमीर बनना तय था। कहने का मतलब यह था कि लियोनेल आसानी से अपनी ओर आकर्षित होने वाली महिलाओं के संकेतों को पहचान सकता था। अनजान बनने का नाटक करना उसके लिए आसान था। लेकिन अब तक लियोनेल को यह एहसास हो चुका था कि अगर वह उचित हस्तक्षेप किए बिना चीजों को इसी तरह जारी रहने देगा तो एक छोटी सी गलतफहमी आसानी से बड़ी हो सकती है। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। सबसे बुरी बात यह थी कि वह यूं ही खुलकर यह नहीं कह सकता था कि उसके मन में किसी और औरत के लिए भावनाएं हैं। वह औरतों से अच्छी तरह वाकिफ था और ऐसी बात सीधे सीधे कहने से वह लोगों का दुश्मन नंबर 1 बन जाता। कृपया जल्दी वापस आ जाओ। लियोनेल ने मगरमच्छ के आंसू रोकते हुए आसमान की ओर देखा। अगर ऐना यहाँ होती तो चीजें बहुत आसान होती, भले ही वह अभी भी उसे पसंद न करने का नाटक कर रही हो। लियोनेल अचानक मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम पहले ही मुझसे प्यार करने लगी हो। सिल और जेराज ने लियोनेल के अचानक मुस्कुराते चेहरे की ओर देखा और सोचने लगे कि आखिर वह क्या सोच रहा है। उसी क्षण आसपास का माहौल बदलने लगा। कच्ची सड़कों और तंबुओं की बजाय उन्हें चिकनी सड़कों के बीच साफ सुथरी छोटी छोटी झोपड़ियां दिखाई देने लगीं। जल्द ही वे चिकनी सड़कें पत्थरों से पक्की हो गईं और झोपड़ियां ईंटों के छोटे छोटे घरों में बदल गईं। अब भी कोई यह नहीं कह सकता कि ये घर आलीशान थे। बाहरी दुनिया में मिलने वाले असली विशालकाय घरों की तुलना में ये काफी साधारण थे। हालांकि इस जगह पर जहां 3 मंजिल से ऊंची एकमात्र इमारत सेक्टरों को जोड़ने वाला विशाल टावर था, ये रहने के लिए अब तक की सबसे अच्छी जगह थी।
हर घर में दरवाजे लगे थे और उनकी शैली अलग थी, एक अलग आभा बिखेरती थी। कुछ लियोनेल को हल्की हवाओं की याद दिलाते थे, कुछ तेज बहते पानी की और कुछ धधकती लपटों की। हालांकि हर घर में एक समानता थी, वह थी उसके दरवाजे के सामने एक लैंप पोस्ट। लियोनेल को यह समझने में बस एक पल लगा कि अगर ये लैंप पोस्ट जला हुआ है तो घर पर उसका कब्जा हो गया है। अगर यह नहीं जला होता तो लैंप पोस्ट भी नहीं होता। मौजूदा हालात को देखते हुए लियोनेल ने जितने घरों के बारे में सोचा था उससे कहीं ज्यादा घर रोशन थे। क्या वाकई इतने सम्राट थे? सिल एक पल के लिए झिझकी। हालांकि उसे पता था कि उसका भाई यहाँ होगा, उसे ठीक से पता नहीं था कि वह कहाँ होगा। तुम घर नहीं चुनना चाहते? जेराच ने अचानक लियोनेल की ओर देखते हुए पूछा। अभी नहीं, लियोनेल ने अपना सिर हिलाया। जेराच हंसा, अगर मैं भी तुम्हारी तरह कमजोर होता तो मैं भी हिचकिचाता। लियोनेल ने बिना परवाह किए हंसते हुए जवाब दिया, इतने कमजोर इंसान से हारना कैसा लगता होगा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। सिल खिलखिलाकर हंसने लगी। एक पल के लिए वह अपने भाई को ढूंढने के काम को भूल गई। जैसे ही समूह आगे बढ़ने ही वाला था कि कोई सुराग मिल जाए, लियोनेल की भौहें तन गईं। वह पीछे मुड़ा तो देखा कि एक युवक पत्थर की पक्की सड़कों पर टहल रहा है। उन्होंने सफेद वस्त्र पहने थे जो उनके हर कदम के साथ थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे। उनके लंबे काले बाल बड़े करीने से बंधे हुए थे, जिससे एक एक लट पहचानना लगभग नामुमकिन था। उनके शरीर से हर चीज में एक तरह की सफाई और सफाई झलक रही थी, मानो कोई मेहनत से पॉलिश किया हुआ ब्लेड म्यान से निकलने को तैयार हो। सिल ने लियोनेल की अजीब प्रतिक्रिया देखी और पीछे मुड़ी। सुखद आश्चर्य से उसकी आंखें चमक उठीं। बड़े भाई, लियोनेल की नजरें सिकुड़ गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि वह इतनी आसानी से इस आदमी से मिल जाएगा। और सबसे जरूरी बात, उसने ये भी नहीं सोचा था कि उसकी क्षमताओं का मन में बहुत ज्यादा अंदाजा लगाने के बाद भी लियोनेल इस युवक के दबाव से इतना हैरान हो जाएगा। जैसे ही लियोनेल कैफिर परिवार के उत्तराधिकारी की ओर देख रहा था, वह भी लियोनेल की ओर देख रहा था। युवा वारिस लियोनेल से पहले कभी नहीं मिला था, वह जानता भी नहीं था कि वह कौन है, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसकी नजरें उसकी ओर खींच रही हैं। और जब उसने सम्राट का निशान देखा, जो उसकी भौहों के बीच काले निशान को मुश्किल से ढक रहा था, तो उसे अंदर ही अंदर आश्चर्य हुआ। एक पल के लिए तो वह अपनी बहन को जवाब देना ही भूल गया। उसकी पीठ पर लटकी तलवार हल्की सी हिली, मानो किसी भी पल उसकी धार निकल आएगी। ये पहली बार था जब लियोनेल ने तलवार पर ध्यान दिया। उसकी नज़र सामने खड़े युवक पर ही केंद्रित थी। हालांकि एक क्षण बाद उसे एहसास हुआ कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तलवार किसी चीज से बंधी नहीं थी, वह हवा में तैर रही थी, युवक के पीछे पीछे ऐसे घूम रही थी मानो वह उससे अलग होना सहन नहीं कर सकती। लियोनेल उस कौशल के स्तर की कल्पना नहीं कर सकता था जो ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए आवश्यक था। माहौल में सन्नाटा छा गया। सिल को लगा जैसे कुछ गड़बड़ है जब उसने अपने भाई और लियोनेल को एक दूसरे को घूरते देखा। लेकिन जो भी शब्द वह बोलना चाहती थी, वह उसके गले में अटक गए। उसे लग रहा था कि वह जो कहना चाहती थी, वह लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं कह पा रही थी। शिंग शिंग शिंग। युवा वारिस की पीठ पर पड़ी तलवार लगातार कांप रही थी। किसी अज्ञात शक्ति ने उसे म्यान से बाहर आने से रोक रखा था। लियोनेल चुपचाप देखता रहा और अपने सामने सफेद कपड़े पहने युवक को आंकता रहा। लियोनेल को चौथे आयाम के बारे में इतना कम ज्ञान था कि वह अपनी ताकत का सही सही अंदाजा नहीं लगा पाता था, लेकिन वह दबाव को शायद किसी और से ज्यादा आसानी से भांप लेता था। हालांकि यह युवा वारिस अंकल जिमो से कमजोर था, फिर भी उसकी युवावस्था को देखते हुए लियोनेल को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब जिमो पूरी तरह से छा जाएगा। अचानक दबाव छट गया। युवा वारिस ने लियोनेल से अपनी छोटी बहन की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। हालांकि उसकी मुस्कान थोड़ी ठंडी थी, पर उसमें एक स्नेह भरा भाव था। सिल, तुम यहाँ हो। युवक ने सिर हिलाया। और यह कौन है? ओह, सिल ने संभलने के लिए सिर हिलाया। भाभी ने उसकी सिफारिश की है। वह हम में से एक के तौर पर हिस्सा ले रहा है। उसका नाम लियोनेल मोरालेस है। मोरालेस। युवक ने भौहें चढ़ाईं। जैसे ही उसके विचार किसी स्मृति की ओर बढ़े, उसने अपने भीतर कुछ हलचल महसूस की। लेकिन वह ज्यादा देर तक उस अवस्था में नहीं रहा। ब्रह्मांड बहुत बड़ा था और एक ही नाम वाले प्राणी बहुत ज्यादा संख्या में थे। बेशक जो लोग कुछ खास परिवारों के समान स्तर के थे, वे एक ही नाम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। उदाहरण के लिए टेरन में कोई भी व्यक्ति कैफिर परिवार का नाम नहीं ले सकता था।
ऐसा व्यक्ति मौत को दावत दे रहा होता। हालांकि हो सकता है कि चौथे आयाम की और भी दुनियाएं हो जहां कैफिर नाम का इस्तेमाल किया गया हो। कैफिर परिवार का प्रभाव इतना ज्यादा नहीं था कि उस तरह का डर पैदा हो। कहने का तात्पर्य ये था कि ये दृष्टिकोण का मामला था, और इस मामले को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए ये तथ्य कि इस युवा उत्तराधिकारी ने इस नाम पर भी विराम दिया, इसका अर्थ था कि उसका दायरा पहले से ही चौथे आयाम के सामान्य दायरे से कहीं आगे था। एक उच्चतर आयाम वाली दुनिया को इस बात की परवाह नहीं होगी कि उनके नीचे चींटियां क्या करती हैं। लेकिन युवा उत्तराधिकारी जानता था कि अगर किसी चमत्कार से ये लियोनेल मोरालेस सचमुच इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया तो उसे अपना नाम जरूर बदलना होगा, बशर्ते वह खुद को ढूंढकर मार डालना न चाहे। मामला निश्चित रूप से उतना दुर्लभ नहीं था जितना लगता था, और कई जिद्दी लोगों को इससे तकलीफ हुई थी। हालांकि युवा उत्तराधिकारी ने लियोनेल को ये सब बताने की जहमत नहीं उठाई। ऐसी बात भविष्य में बहुत दूर थी और लियोनेल के कभी इस स्तर तक पहुंचने की संभावना न के बराबर थी। युवा वारिस ने सिर हिलाया। तो हीरा ने यह फैसला किया। युवा उत्तराधिकारी अपनी पत्नी से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि वह क्या सोच रही है। लेकिन तीसरे आयाम में किसी की देखभाल करना, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, मुश्किल होता। यहां तक कि जब तक वह एक निश्चित स्तर तक मजबूत नहीं हो जाता, तब तक वह भी बहादुर शहर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। क्या ब्लैक सिटी वारिस के यहां होने का कोई कारण है? सिल के बड़े भाई ने पूछा। जेराच ने नाक भान सिकोड़ी। मुझ में और तुम में बस इतना ही फर्क है कि तुम थोड़े बड़े हो। क्या तुम्हें अपनी नाक इतनी ऊंची करके आसमान में देखने की जरूरत है? फिर भी हमेशा शोर मचाने वाला जेराच भी ये शब्द जोर से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि यह युवा वारिस देखने में भले ही सभ्य लग रहा था, लेकिन जिसने भी इतिहास सुना था वह जानता था कि वह पागल है। वह मेरे साथ है, लियोनेल ने उत्तर दिया, जेराच की आशंका को भांपते हुए। ओह, युवा उत्तराधिकारी ने आगे कुछ नहीं पूछा। अभी स्थिति थोड़ी नाजुक है। मुकदमे 1 महीने में शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शहर सुरक्षित है। दरअसल यह शायद सबसे खतरनाक समय है। इस बात की पूरी संभावना है कि क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाए। लियोनेल ने अपनी नाक खुजाते हुए ऐसा दिखावा किया जैसे उसने इसे शुरू करने की जिम्मेदारी लेने की योजना नहीं बनाई थी। पूर्वी क्षेत्र की सीमा के भीतर ही रहना सुनिश्चित करें, और यदि आप सेंट्रल टॉवर जा रहे हैं तो जोड़े में यात्रा करें। इसके अलावा स्मारकों से सावधान रहें। ये सुनकर लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। वह युवा उत्तराधिकारी के अपनी बात समाप्त करने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद लियोनेल को अचानक किसी चीज के बारे में जिज्ञासा हुई। क्षेत्रीय युद्ध के क्या लाभ हैं? इसके पीछे कोई कारण तो होगा, है ना? युवा वारिस ने लियोनेल पर एक नजर डाली। जब वह इस तरह बोल रहा था तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे बीच में रोक सके। बेशक ये युवा वारिस का भ्रम ही था। लियोनेल ने अपनी लंबी चौड़ी फटकार में थोड़ा विराम लिया था। ये साफ था कि युवा वारिस अपनी छोटी बहन के सभी फायदों के बारे में बोलने के बजाय उसे उपदेश दे रहा था, इसलिए लियोनेल ने एक सवाल पूछा। उद्धरण चिन्ह ... शहर में 8 सेक्टर हैं। प्रत्येक का अपना आवासीय क्षेत्र और स्मारक है। अन्य सेक्टरों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सेंट्रल टॉवर से होकर जाता है। हालांकि इसकी वजह से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कोई व्यक्ति उस सेक्टर में जा रहा है जहां उसे नहीं होना चाहिए। जब आप किसी अन्य सेक्टर में प्रवेश करते हैं तो आपके लिए अपनी रैंक को उन्नत करना आसान हो जाता है, स्मारकों के सामने ध्यान करना आसान हो जाता है, और निवासों को चुराने के लाभ भी अधिक हो जाते हैं। निवास के लाभ। लियोनेल की निगाहें चमक उठीं। हाँ, हर निवास स्थान एक विशेष बल को विकसित करना आसान बनाता है। संक्षेप में, दूसरे क्षेत्र से उन्हें चुराने पर सभी लाभ अधिक होते हैं। लेकिन इसी कारण से लोग बहुत क्षेत्रीय भी होते हैं। आपकी ताकत को देखते हुए इस पर अमल करने से आपकी मौत ही होगी। युवा उत्तराधिकारी के शब्द काफी तीखे थे, लेकिन लियोनेल ने उन पर सीधे प्रतिक्रिया देने की परवाह नहीं की। लियोनेल को ये युवा वारिस काफी अजीब लगा। पहली नजर में वह उदासीन, ठंडा और शांत लग रहा था, लेकिन असल में वह काफी लंबा चौड़ा बोलता था। मेरा एक और सवाल है, लियोनेल ने जोर देकर कहा। क्या सचमुच इतने सम्राट हैं? लियोनेल ने चारों ओर जलते हुए लैंप पोस्टों की तरफ देखा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सम्राट इतने सस्ते होते हो, है ना? किसने कहा कि एक सम्राट केवल एक ही घर पर दावा कर सकता है? लियोनेल की आंखें चौड़ी हो गईं। तो ये था। मदद के लिए शुक्रिया, लियोनेल ने मुस्कुराते हुए कहा।
अगर हो सका तो मैं कैफिर परिवार की मदद जरूर करूंगा। मैं अब चलता हूँ। अपना काम पूरा करने के बाद लियोनेल ने विदाई ली। उसके मन में यही विचार था कि कैसे अपनी छाप को ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाया जाए। अगर वह अपनी पहचान बनाना चाहता था तो दूसरे इलाकों पर हमला करने से बेहतर कोई विकल्प नहीं था। हालांकि सिल का भाई गलत नहीं था, वह अब ऐसा करने के लिए बहुत कमजोर था। उसे पहले कुछ अतिरिक्त योजनाएं बनानी थीं। युवा उत्तराधिकारी की निगाहें सिमट गईं जब उसने लियोनेल की पीठ को पीछे हटते देखा। उसकी तलवार एक बार फिर कांपने लगी। जेराज तेजी से उसके पीछे चला गया। उसे लियोनेल के दिमाग में चल रहे पागलपन भरे विचारों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अरे अरे! जेराज लियोनेल के साथ चलने के लिए दौड़ा। उसके भारी कवच के कारण पक्की सड़कें हिलने लगीं। लियोनेल ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराए बिना न रह सका। जानते हो, इतनी तेज हवा से लगाव रखने वाले किसी व्यक्ति को क्या इससे हल्का कुछ नहीं पहनना चाहिए, गंजे? कौन जाने, अगर तुम इतना जोर लगाना बंद कर दोगे तो तुम्हारे बाल वापस उगाएं। तुम्हें क्या पता? जेराज ऐसे बोला जैसे किसी बिल्ली की पूंछ कुचल दी गई हो। जाहिर है, उसका गंजापन उसके लिए एक कमजोर जगह थी। यही वजह है कि मुझे हवा से बहुत लगाव है, इसलिए मुझे इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और कौन इतनी भारी सेना लेकर भी इतना तेज हो सकता है? लियोनेल ने अपना सिर हिलाया और इन शब्दों का कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी बातें तार्किक लग रही थीं, लेकिन सच तो ये था कि जेराज की गति इस तरह कभी पूरी नहीं हो पाती। लियोनेल ने जो देखा उससे तो यही लग रहा था कि अगर वह अपना कवच उतार दे तो वह आसानी से 2-3 गुना तेज हो जाएगा। इसके अलावा वह कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति जितना मजबूत नहीं हो सकता था जो जमीन से जुड़ा हो। इसलिए एक लेन में उत्कृष्टता खोने के बदले में वह कई चीजों में अच्छा बन रहा था। ऐसी दुनिया में जहां हर मोड़ पर जान जोखिम में हो, लियोनेल को लगा कि यह एक गलती थी। लेकिन उसने जेराज पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। आखिरकार उसे एक अंगरक्षक की जरूरत तो थी ही। उद्धरण चिन्ह ... तो आप वास्तव में कौन हैं? जेराज ने लियोनेल के साथ कदम मिलाते हुए उत्सुकता से पूछा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, लियोनेल मोरालेस। लियोनेल ने अगले स्मारक की ओर देखते हुए सहजता से उत्तर दिया। तुम्हें पता है, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम अनुवादक का इस्तेमाल करती हो तो जाहिर है तुम इस दुनिया से नहीं हो। मैंने सुना है कि तुम सिल के साथ एक ही गाड़ी से आए हो, लेकिन तुम दोनों ने सगाई होने से इनकार किया है। वैसे तुम्हें ये बात उस पागल से छुपानी चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि ऐसा कुछ हुआ है तो वो अपनी छोटी बहन के साथ बदसलूकी करने के लिए तुम्हें मार डालेगा। जेराज बड़बड़ाया। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। मैं पृथ्वी से हूँ, लियोनेल ने अंततः जवाब दिया, जबकि जेराज को कुछ देर के लिए विराम लेना पड़ा। धरती। जेराज के कदम रुक गए। लियोनेल ने भौहें चढ़ाकर जेराज की तरफ देखा। कोई समस्या है क्या? नहीं। जेराज ने अपना सिर हिलाया। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। क्या इतनी अतिशयोक्ति की जरूरत थी? आखिरकार टेरन भी पृथ्वी जितना ही बुरा नाम था। ये कहा जा सकता है कि उनके सभी पूर्वजों को कुछ बेहतर नामकरण की समझ की जरूरत थी। लियोनेल जेराज की अजीब प्रतिक्रिया के बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वे पहले ही स्मारक तक पहुंच चुके थे। सम्राट के निवास स्थान की ओर जाते हुए लियोनेल ने पहले ही कुछ स्मारकों के स्थानों को मन ही मन चिन्हित कर लिया था। दुर्भाग्यवश लियोनेल का ध्यान अपने सामने स्थित स्मारकों पर तथा उनसे आईना को ढूंढने में उसकी मदद करने के तरीके पर इतना अधिक था कि वह जेराज की जटिल निगाहों को पूरी तरह से अनदेखा कर गया, जो उसने उसकी पीठ की ओर देखी थी। तारांकन। पूरे दिन के बाद लियोनेल अपने विचारों में खो गया और उसने जो कुछ देखा था उसे व्यवस्थित करने लगा। पूर्वी क्षेत्र में 33 स्मारक थे और लियोनेल उन सभी पर जा चुका था। हालांकि उनमें से बहुत कम ही ऐसे थे जिन्होंने लियोनेल का ध्यान खींचा। पहला चित्र एक धनुर्धर का था। लियोनेल के भाला क्षेत्र के विपरीत उसके पास धनुष चलाने के लिए कोई निश्चित रास्ता नहीं था। हालांकि उसकी निशानेबाजी की प्रतिभा को नजरअंदाज करना शर्म की बात होगी। एकमात्र समस्या ऐसे स्रोत ढूंढने की थी जो उसे अपने कौशल को लगातार बढ़ाने में मदद कर सकें। जिन 33 स्मारकों पर वह गया था उनमें से सिर्फ एक पर ही धनुर्धर का चित्र था। लियोनेल को अब भी उसकी वीरतापूर्ण आभा और सुनहरे कवच याद थे। वह मानो धरती पर उतरी कोई देवी लग रही थी। लियोनेल ने जो कुछ दृश्य देखे थे उनसे ही वह बता सकता था कि वह सिर्फ अपने धनुष और बाणों से 10 किलोमीटर के दायरे के प्रवाह को नियंत्रित कर सकती है। ये कौशल का ऐसा स्तर था जिसकी लियोनेल अपनी वर्तमान स्थिति में कल्पना भी नहीं कर सकता था।
दूसरा स्मारक जिसने लियोनेल का ध्यान खींचा वह एक और महिला का था। बस एक ही दुर्भाग्य था कि वह एक अग्नि जादूगरनी थी, न कि पृथ्वी या प्रकाश जादूगरनी। लियोनेल को आज भी याद है कि वह मंत्रमुग्ध हो गया था। वह महिला आसमान में एक लाल रंग का लबादा पहने खड़ी थी, जो इतना लंबा था कि उसके पैरों से दसियों मीटर आगे तक फैला हुआ था। उसके लाल बाल भी बेतहाशा लंबे थे, बादलों के बीच लाल रंग की किरणों की तरह लहरा रहे थे। उसके आसपास का इलाका मानो जलकर राख हो गया हो। हवा सूखी थी, जमीन काली थी, हवा झुलस रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके आसपास होने से कोई हमेशा के लिए नर्क में खड़ा हो। लियोनेल को याद आया कि जब वह भ्रम से बाहर आया था तो वह विस्मय में था, लेकिन जल्द ही निराश हो गया। आखिरकार वह अग्नि जादूगर तो था नहीं, और हालांकि उसने कैमलॉट की सभी जादूगरी कलाओं को, चाहे वह किसी भी तत्व का हो, स्वप्न मूर्तिकला में ढाल लिया था, फिर भी उसने पहले कभी अग्नि तत्व मंत्र का प्रयोग तक नहीं किया था। लेकिन तभी कुछ चौंकाने वाली घटना घटी। लियोनेल को एहसास हुआ कि जब उसने अपने आसपास देखा तो जयराज और उस समय स्मारक के आसपास खड़े दूसरे लोगों ने उससे काफी दूरी बना ली थी। पहले तो लियोनेल थोड़ा उलझन में था, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो पाया कि उसके चारों ओर जमीन का एक घेरा झुलसा हुआ था। दरअसल उसके आसपास सिर्फ एक ही चीज जलकर राख नहीं हुई थी, वह था उसके सिर पर बेफिक्री से सो रहा छोटा सा मिंक और खुशकिस्मती से उसके कपड़े। तभी लियोनेल को एहसास हुआ, उसकी स्कारलेट स्टार फोर्स, स्टार एलिमेंटल फोर्सेज में शीर्ष 10, लाइट एलिमेंटल फोर्सेज में शीर्ष 3 और अग्नि तत्व बलों में सबसे श्रेष्ठ। लियोनेल को इस बात का एहसास भी नहीं था कि अग्नि जादू के प्रति उसकी रुचि पृथ्वी और प्रकाश तत्व जादू दोनों के प्रति उसकी रुचि से कहीं ज्यादा हो गई थी। चाहे वह उसकी धातु समन्वयता हो या बर्फीला तारा उल्लू वंश तत्व, ये सभी उसके सहज बल नोट के आगे फीके पड़ गए थे। ये तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वंश तत्व तो आगे बढ़ता है और उसे धीरे धीरे अनलॉक करना होता है, जबकि सहज बल नोट तो पूरी तरह से व्यक्ति का अपना होता है। बेशक लियोनेल की स्कारलेट स्टार फोर्स ने उसके प्रकाश और तारा तत्व के प्रति आकर्षण को भी काफी हद तक बेहतर बना दिया। प्रकाश और तारा तत्व के प्रति आकर्षण वाले अन्य लोगों की तुलना में लियोनेल अब उन कुछ शीर्ष लोगों में से एक था। हालांकि उस वृद्धि की तुलना में भी उसकी अग्नि के प्रति आकर्षण में अभी भी सबसे ज्यादा उछाल आया। भले ही वह अब अपने इनेट फोर्स नोड का पूरी क्षमता से उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन इसके होने के कारण दुनिया की सभी ज्वालाएं उसके सामने झुक गईं। तीसरा स्मारक जिसने लियोनेल का ध्यान खींचा वह दरअसल तलवार लिए एक आदमी था। हालांकि ये हथियार की वजह से नहीं था, लियोनेल को भाले से हटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दरअसल उसने पाया कि हर दिन भाले के प्रति उसका लगाव बढ़ता ही जा रहा था। इस स्मारक ने उसका ध्यान दो कारणों से खींचा। एक, लियोनेल ने इसकी आभा का एक हिस्सा पहचान लिया। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि यह आभा सिल के बड़े भाई की आभा से बहुत मिलती जुलती थी। बेशक सिल के बड़े भाई की आभा उस आभा से कहीं कमजोर थी जो लियोनेल ने इस स्मारक से महसूस की थी, फिर भी ये वही आभा थी। जैसा कि कहावत है, अपने दुश्मन को समझना जरूरी है। हालांकि सिल का भाई लियोनेल के साथ अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा था, लेकिन लियोनेल को उन संगठनों से बहुत ज्यादा पीटीएसडी हो गया था जिनसे वह जुड़कर विश्वासघात कर रहा था। इस समय तक वह पहले से ही सतर्क था और सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी कर रहा था। वैसे अगर बात सिर्फ सिल के बड़े भाई को समझने की होती तो लियोनेल को इस स्मारक में इतनी दिलचस्पी नहीं होती। आखिरकार चाहे वह युवा उत्तराधिकारी को कितना भी समझता हो, अगर वह इतना कमजोर है कि कुछ कर ही नहीं सकता तो ये सब बेकार है। आखिरकार सबसे जरूरी तो उसकी अपनी ताकत थी। हालांकि एक दूसरी बात भी थी जिसने लियोनेल का ध्यान आकर्षित किया। तलवार चलाने वाले व्यक्ति के पास पंखों की एक जोड़ी थी। लियोनेल ने अभी तक गोल्डन फेदर सटेप को समझने में ज्यादा समय नहीं लगाया था, लेकिन वह पहले ही समझ चुका था कि युद्ध में गति कितनी महत्वपूर्ण होती है, खासकर अगर वह कमजोर पक्ष हो। अगर कोई ताकत में कहीं कमजोर हो लेकिन तेज हो तो बचने की संभावना हमेशा बनी रहती थी। हालांकि ऐसे कई उदाहरण थे जहां ताकतवर लोग अपने से कहीं ज्यादा तेज लोगों के हाथों कष्ट झेलते थे। यही एक वजह थी कि लियोनेल जेराज के तरीकों से सहमत नहीं थे। गति मार देती है। इस स्मारक की सबसे खास बात यह थी कि इस पंख वाले तलवारबाज ने अपनी गति पर जोर दिया था। उसकी चाल और तलवारें एक साथ गतिशील थीं। उसके हथियार के फड़फड़ाने और तलवार के झटके मानो सांस लेते प्रतीत होते थे। डायाफ्राम का संकुचन, फेफड़ों का विस्तार, हवा का चूषण, डायाफ्राम का शिथिल होना, फेफड़ों का सिकुड़ना, हवा का बाहर निकलना।
सतत चक्र में वे एक दूसरे में प्रवाहित हुए, एक दूसरे को पोषित किया, एक दूसरे को मजबूत किया। यहाँ तक कि अन्य स्मारकों की तुलना में, जिनमें लियोनेल ने खुद को खो दिया था, उसने इस स्मारक पर असाधारण रूप से लंबा समय बिताया, इस तथ्य के बावजूद कि वह जितनी जल्दी हो सके एक स्मारक से दूसरे स्मारक पर जाने की कोशिश कर रहा था। इसके कारण ही लियोनेल को यह एहसास हुआ कि उसके ड्रीम्स के बैटल सेंस में कुछ कमी थी। उसमें पर्याप्त तरलता नहीं थी। अभी उसकी युद्ध बोध किसी भी बदलाव को भांपकर और उस पर प्रतिक्रिया देकर काम कर रही थी, लेकिन यह पूरी तरह से उसके प्रतिद्वंद्वी की कार्रवाई पर निर्भर था। क्या होता अगर लियोनेल का सामना किसी ऐसे धैर्यवान प्रतिद्वंद्वी से होता जिसकी युद्ध शैली भी वैसी ही होती? जब उसके पास पढ़ने के लिए कोई जानकारी ही नहीं होती, तो उसकी युद्ध बोध कैसी प्रतिक्रिया देती? दुर्भाग्य से डायोन ऐसे विचारों को सिर्फ अपने मन के किसी कोने में ही रख पाता था। उसकी युद्ध बोध की इस सरलतम क्षमता में भी इतनी सहनशक्ति खर्च हो जाती थी कि वह कल्पना भी नहीं कर पाता था कि अगर वह तरलता बढ़ाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि वह ऐसा कैसे करेगा। फिर भी तरलता के इस मामले ने लियोनेल को कुछ ऐसा सिखाया जो अधिकांश लोग अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव करने के बाद ही सीख सकते हैं। चाल सिर्फ बचाव और बचाव के लिए ही नहीं थी, बल्कि आक्रमण में भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। जब किसी के कदम उसकी गतिविधियों के साथ सहजता से प्रवाहित होते थे, तभी वह अपनी चाल पर सच्ची महारत हासिल कर पाता था। लियोनेल बेहद भाग्यशाली था कि उसने गोल्डन फेदर सटिप का सही अध्ययन शुरू करने से पहले ही इस सच्चाई को समझ लिया। इससे उसे इस तकनीक में महारत हासिल करने में लगने वाला समय आधा भी हो सकता था। अल्पविराम। ये 3 स्मारक थे जिन्होंने लियोनेल का ध्यान खींचा था। यह एक अच्छा परिणाम था। दुर्भाग्यवश बुरी खबर थी। लियोनेल ने सभी स्मारकों का अध्ययन करने के बाद यह महसूस किया कि वह गलत था। वहां सीखने या समझने के लिए कोई छिपी हुई तकनीक नहीं थी। इसका मतलब था कि लियोनेल के पास अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करने में मदद करने के लिए कोई भी चतुर्थ आयामी तकनीक नहीं थी। सभी स्मारक पूरी तरह से आभा और अनुभूति पर केंद्रित प्रतीत होते थे, मानो वे एक विशिष्ट प्रकार के योद्धा के स्वभाव की शिक्षा दे रहे हों। हालांकि उनसे सीखने लायक कोई तकनीक नहीं थी। इस वास्तविकता को सुनकर लियोनेल को आह भरनी पड़ी। सीखने के लिए महत्वपूर्ण सबक है, लेकिन बस इतना ही। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया। ये बातें उतनी बेकार नहीं थी जितना उसने सोचा था। उदाहरण के लिए, पंखों वाले तलवारबाज का मूल पाठ उसके लिए गति तकनीकों की एक नींव रखेगा जो भविष्य में और भी तेजी से बढ़ेगी। अगर लियोनेल सही थे, तो धनुर्धर या धनुर्धर और अग्नि जादूगर से भी कुछ सबक सीखने को मिले। धनुर्धर ने संभवतः नियंत्रण के बारे में सिखाया होगा और अग्नि जादूगर ने निश्चित रूप से डोमेन की अवधारणा पर बात की होगी। फिर भी ये सब बातें अच्छी लग रही थीं, लेकिन अब लियोनेल के पास सुधार का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। बिना तकनीकों के चौथे आयाम में प्रवेश करने से उसकी ताकत में उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी वह चाहता था। लियोनेल ने आसमान की तरफ देखा और आह भरी। लग रहा था कि चीजें उतनी आसान नहीं होंगी जितनी उसने सोची थी। उसे अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए शब्दकोश से बात करनी होगी। थोड़ी देर बाद लियोनेल ने दांत पीसते हुए कहा, उसे जोखिम उठाना ही होगा। शब्दकोश का इस्तेमाल करते हुए उसे सुरक्षित महसूस करने का एकमात्र स्थान उसका अपना सुरक्षित निवास था। उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अभी एक शब्दकोश प्राप्त करना होगा। अगर उसने सब कुछ ऐसे ही रहने दिया तो अंततः उसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। झिझक और निष्क्रियता उतनी ही बुरी थी जितनी कि कभी कभी बुरी तरह असफल होना। लियोनेल को लगा जैसे कई नजरें उस पर हैं। कई लोग काफी देर से उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे, सोच रहे थे कि वह कब तक टिक पाएगा। जब सभी ने उसे अपने निवास स्थान की ओर वापस जाते देखा, तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजे गए अनेक जासूस अपने स्वामियों की ओर वापस दौड़ पड़े। उनकी निगाहों में ठंडी रोशनियां टिमटिमा रही थीं। जेराच, जो इतने समय से लियोनेल का पीछा कर रहा था, गहरी भौहें चढ़ा रहा था। वह लियोनेल की बगल वाली प्रोफाइल की ओर देखे बिना नहीं रह सका। क्या वह सचमुच अब ऐसा करने जा रहा था? लियोनेल एक बार फिर पत्थर की पक्की सड़कों पर चल पड़ा और शांति से एक एक करके घरों और लैंपपोस्टों को देखता रहा। वह आसानी से समझ पा रहा था कि कौन से घर किस काम में मदद कर सकते हैं। इनमें से ज्यादातर मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल पर केंद्रित थे। इनके अलावा कुछ दुर्लभ प्रकार भी थे जो भिन्न रूपों की श्रेणी में आते थे। लियोनेल के लिए सबसे अच्छा निवास स्थान एक स्टार एलिमेंटल निवास होगा। केवल ऐसी जगह ही उसके लिए पूरी तरह से अनुकूल होगी और उसकी आत्मिक शक्ति के विकास की प्रक्रिया को और भी आसान बनाएगी।
इसके अलावा चूंकि वह अनिवार्य रूप से एक ही निवास तक सीमित नहीं था, इसलिए पृथ्वी तत्व का एक धातु रूप भी उसके लिए बहुत लाभदायक होगा। इससे उसे अपने धातु शरीर को बहुत तेजी से बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि लियोनेल के दिमाग में यह बात सबसे पहले नहीं थी। आखिरकार उसे बहुत पहले ही यह एहसास हो गया था कि गेट्स और स्मारकों के नीचे की आभा भी उसके धातु शरीर को मजबूत बनाने में तेजी ला सकती है। दरअसल चूंकि स्मारकों के नीचे की आभा 10 गुना ज्यादा सघन थी, इसलिए वे गेट से भी बेहतर थी। लियोनेल चलता रहा, जल्दी ही थोड़ा चिंतित हो गया। उसने कुछ वेरिएंट निवास देखे, लेकिन अभी तक उसे स्टार फोर्स का निवास नहीं दिखा था। उद्धरण चिन्ह ... तुम क्या ढूंढ रहे हो? जेराच अंततः खुद को रोक नहीं सका। लियोनेल का अग्नि के प्रति कितना विनाशकारी लगाव था, ये देखकर उसके मन में यह विचार आया कि लियोनेल को बहुत पहले ही कोई निवास चुन लेना चाहिए था। वे पहले ही 2 अग्नि तत्व निवासों और एक बिन अग्नि तत्व निवास से गुजर चुके थे। बेशक जेराच को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लियोनेल ने पहले कभी सचेत होकर अपनी अग्नि संबंधी रुचि पर काम नहीं किया था। मैं स्टार फोर्स का निवास ढूंढ रहा हूं, लियोनेल ने जवाब दिया। वैसे भी कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक बार ऐसा निवास मिल गया तो लगभग सभी को उसके बारे में पता चल जाएगा। स्टार फोर्स। जेराच फिर से चौंक गया। समझाना मुश्किल था कि तारों से जुड़ाव रखने वाले कितने दुर्लभ थे। वे समय और स्थान जैसे रहस्यमय जुड़ाव रखने वालों के बराबर भी थे। तारा बल ही एकमात्र ऐसा अस्तित्ववान बल था जिसे किसी भी वातावरण में विकसित और उपयोग किया जा सकता था। ब्रह्मांड में कई ऐसे स्थान थे जहां एक खास तरह की ऊर्जा दुर्लभ हो गई थी और उसे महसूस करना असंभव हो गया था। जिन लोगों की ऐसी अभिरुचि थी और जो इतने बदकिस्मत थे कि ऐसे क्षेत्रों में पहुंच गए, वे बस अपनी बदकिस्मती पर विलाप कर सकते थे और जीवित रहने की उम्मीद कर सकते थे। ऐसे वातावरण में क्षमताएं भी बेकार हो सकती थीं। हालांकि कोई भी कहीं भी हो, वहां हमेशा तारा, अंतरिक्ष और समय बल मौजूद रहेंगे। इन तीनों बलों और इनके जैसे अन्य दुर्लभ बलों में एक मूलभूत कारण था जो उन्हें अलग करता था। अचानक जेराच हंसा। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम पागल हो, लेकिन लगता है तुम्हारे पास भी कोई योजना है। हाँ, लियोनेल ने भौहें उठाईं। इसका क्या मतलब है? अब तुम्हें अज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी असलियत समझ गया हूं। लियोनेल ने असमंजस में भौहें चढ़ाईं। नहीं, सच में। जेराच ने लियोनेल को अजीब नजर से देखा। तुम्हें सच में नहीं पता? वास्तव में? पागल, बिल्कुल पागल, जेराच बड़बड़ाया। उद्धरण चिन्ह ... निवास का दावा करने के लिए 2 शर्तें जरूरी हैं। पहली, आपके पास उचित पद होना चाहिए। एक सम्राट के लिए राजा के घर का दावा करना संभव है, लेकिन एक राजा के लिए सम्राट के घर का दावा करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि वे अपने चिन्ह को उन्नत न कर लें। दूसरी शर्त यह है कि निवास का परीक्षण पारित किया जाना चाहिए। लियोनेल की निगाहें अचानक चमक उठी, उसके कदम रुक गए। आपका मतलब यह है कि जो परीक्षण पारित किया जाना चाहिए वह निवास की आत्मीयता से संबंधित है? तो अगर मैं स्टार फोर्स आत्मीयता वाला एकमात्र व्यक्ति हूं? उद्धरण चिन्ह ... अगर आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका स्टार फोर्स से कोई संबंध है, तो आपके अलावा किसी और के लिए आपके निवास पर दावा करना असंभव होगा जब तक कि वे मृत्यु की तलाश में न हों। अगर आप जरूरी संबंध साझा करते हैं तो परीक्षण काफी आसान है, और जब तक यह आपके मुख्य संबंध से जुड़ा है तब तक आप वेरिएंट संबंधों के जरिए अपना रास्ता बना सकते हैं। हालांकि अगर आप किसी ऐसे घर पर दावा करने की कोशिश करते हैं जिसका आपसे कोई संबंध नहीं है, तो गंभीर चोट लगना सबसे अच्छा मामला है। लियोनेल की निगाहें 2 मशालों की तरह चमक उठीं। क्या इसे ही किस्मत कहते हैं? क्या आखिरकार उसे कुछ मिलने वाला था जो उसके हिसाब से हो? लियोनेल कुंवारा था और उसने पहले कभी किसी औरत को चूमा तक नहीं था। दरअसल वह आईना को सिर्फ तभी छू पाया था जब वह बेहोश थी या आधी मरी हुई। लेकिन वह कसम खा सकता था कि किसी औरत के साथ होने का एहसास शायद आधा भी नहीं हो सकता जितना उसे अभी हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जेराच ने लियोनेल को फिर से अजीब नजर से देखा। वह इतना खुश क्यों लग रहा है? उसका चेहरा लगभग अश्लील क्यों लग रहा है? जेराच लगभग अपने आंसू बहाने लगा। वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि लियोनेल उसके जीवन पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल उसकी पवित्रता को छीनने के लिए न करे। बेशक अगर दूसरों को पता चल जाता कि जेराच खुद को पवित्र समझता है, तो शायद उसे पत्थर मार मार कर मार दिया जाता। खुशी के एक पल के बाद लियोनेल ने अपना धैर्य पुनः प्राप्त कर लिया। अगर ये लोग उसके घर पर कब्जा करने की कोशिश भी न कर पाए,
तो भी सच तो यह है कि जब वह अपना घर छोड़ेगा तब भी वह असुरक्षित रहेगा। और अगर वह आयना को ढूंढने के लिए अपना नाम जाहिर करना चाहता है तो उसके पास घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इसके अलावा ऐसा भी नहीं था कि वह स्मारकों को अपने घर में ला सके। हालांकि यह अब भी बहुत समय बाद सुनी गई सबसे बड़ी खुशखबरी थी। अगर वह अभी भी खतरे में होता तो उसे अब 12 घंटे की सीमा की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा अगर हालात बिगड़ते भी तो उसके पास एक सुरक्षित घर होता जहां वह लौट सकता था। बेशक यह तब तक था जब तक किसी और का स्टार से कोई संबंध नहीं था। जल्द ही लियोनेल और जेराज पत्थर की पक्की सड़कों के अंत तक पहुंच गए। एक पल के लिए लियोनेल को लगा कि वह फिर से रसातल में गिर गया है, क्योंकि अब भी उसे कोई स्टार एफिनिटी निवास नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र एक दूसरे से सटे 6 घरों पर पड़ी। दरअसल वे बाकी सभी घरों से कुछ बड़े थे। एक से दीप्तिमान सुनहरी रोशनी निकल रही थी, दूसरा अंधकार से स्पंदित था, तीसरा विकृत सा लग रहा था, समय का बोध बढ़ा रहा था, चौथा अपने ही एक तल पर खड़ा हुआ लग रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वह ठीक उनके सामने हो फिर भी सैकड़ों मील दूर हो। पांचवें ने लियोनेल को असाधारण रूप से उत्तेजित कर दिया। उससे भी एक प्रकाश निकल रहा था, लेकिन वह पहले वाले से ज्यादा कोमल और सघन था, और गर्म तो बिल्कुल ही नहीं। ये निश्चित रूप से तारों से लगाव का निवास था। आखिरकार उसका दिल शांत हो गया। हालांकि जब उसने छठे घर की ओर देखा तो लियोनेल के कदम फिर से ठिठक गए और वह स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी एक बार फिर जी ली हो, जन्म से लेकर आज तक यहीं। लियोनेल को आश्चर्य में एक ऐसी महिला की छवि दिखाई दी जो शब्दों से परे थी। यह ऐसी सुंदरता थी जिसने दिल जीत लिया और युवा मालकिन हीरा को भी मात दे दी। उसकी आंखें चमकते हुए पन्ने की तरह चमकदार थीं, बाल झिलमिलाते सुनहरे सफेद झरने की तरह थे, और उसकी मुस्कान ऐसी थी कि लियोनेल की आंखों से अनियंत्रित रूप से आंसू बहने लगे। उसने एक बच्चे को गोद में लिया हुआ था, उसकी निगाहों में प्यार और अनिच्छा का मिश्रण था। वह छवि इतनी वास्तविक थी कि लियोनेल को लगा जैसे वह वहीं मौजूद है। वह बच्चा था, उसे ही इस तरह देखा जा रहा था। माँ। लियोनेल ने जिंदगी में ये शब्द कभी नहीं कहे थे। कम से कम उसने किसी और को संबोधित करते हुए तो कभी नहीं कहे थे। उसने अपनी माँ के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि उसे उनकी याद भी नहीं आती थी। वह ये नहीं बता सकता था कि उसे कैसा महसूस हो रहा था, लेकिन इस पल उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल खून से लथपथ हो रहा हो। वह उस नज़र को कैसे भूल सकता है। जब लियोनेल उस स्थिति से बाहर आया तो उसने स्वयं को उसी स्थान पर खड़ा पाया और उसी घर को घूर रहा था। लियोनेल, ओह तुम जाग रहे हो। उस घर को ज्यादा मत घूरो। ऐसी कहानियां हैं कि दूसरे लोग कभी खुद को बाहर नहीं निकाल पाए। मैंने कभी किसी को तुम्हारी तरह समाधि में गिरते और बाहर आते नहीं सुना। तुम बहुत भाग्यशाली हो। लियोनेल ने अपनी आंखें झपकाईं, अपनी स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह निवास क्या है? लियोनेल ने चौंकते हुए स्थिर स्वर में कहा। वह जेराज ने उस निवास की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह उसका जिक्र कर रहा था। वे इसे ड्रीम फोर्स कहते हैं। लियोनेल ने ये शब्द सुने, उसका मन कांप उठा। एक क्षण बाद उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपना सिर हिलाया। लियोनेल का व्यक्तित्व ऐसा था जिसे समझना मुश्किल था। ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि उनके जैसा कोमल हृदय वाला व्यक्ति अपनी माँ के बारे में जरा भी नहीं सोचेगा। एक या बिना माता पिता के पले बड़े बच्चों के लिए यह सामान्य बात नहीं थी कि उनके मन में भविष्य की कल्पनाएं होती थीं। बेशक कुछ इस दौर से उबर गए, जबकि कुछ कभी नहीं। हालांकि शायद बहुत कम लोग लियोनेल जैसे थे और उनके मन में कभी ऐसे विचार नहीं आए। शायद लियोनेल का असली चेहरा यही था। हालांकि वह प्यार करता था, लेकिन उसका एक गहरा हिसाब किताब वाला पहलू भी था। जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त जेम्स से कहा कि अगर आयना ने उसे सचमुच ठुकरा दिया तो वह उसे अकेला छोड़ देगा, तो वह झूठ नहीं बोल रहा था। अगर उसके मुंह से कभी ना शब्द निकला भी या उसके व्यवहार से उसे कभी ऐसा लगा कि वह उसे ठुकरा रही है, तो वह अपने दिल के उस हिस्से को मरने देने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। लियोनेल अपने बारे में यह बात जानता था। शायद अगर उसे अपने पिता से मिला प्यार न मिलता तो वह किसी की हत्या का हथियार बन सकता था। ऐसे व्यक्ति को उसकी परवरिश के अलावा और कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। अब तक शायद लियोनेल अवचेतन रूप से यह मान चुका था कि उसकी माँ उसे नहीं चाहती, इसलिए उसने बहुत तार्किक रूप से उस हिस्से को खुद से अलग कर लिया था। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी जिसे उसकी कोई जरूरत नहीं थी।
हालांकि जैसे ही उसने वह नजर देखी, लियोनेल के लिए सब कुछ अचानक बदल गया। लियोनेल जितना तार्किक और गणनाशील था, उतना ही प्यार और परवाह करने वाला भी था। अगर उसकी माँ की नज़रें अब भी वैसी ही होती, तो चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी मुसीबत में हो, उसे उससे दूर रखने वाली कोई भी बात हो, वह उसे मिटाकर ही दम लेता। लियोनेल के लिए यह इतना आसान था। इसके अलावा सोचने के लिए और कुछ नहीं था। जेराज को अचानक फिर से घुटन भरा माहौल महसूस हुआ। जब तक लियोनेल ने अपने विचार खत्म नहीं कर लिए, तब तक वह मुश्किल से हिल पा रहा था। ड्रीम फोर्स क्या है? लियोनेल ने अचानक पूछा। उसका दिल शांत हो रहा था। लियोनेल को जानना जरूरी था। क्या ये महज इत्तेफाक था, या हर चीज के पीछे कोई वजह थी? इसका जेराज हिचकिचाया। स्वप्न शक्ति का निवास एक अत्यंत रहस्यमय अस्तित्व था। जेराज के अनुसार ये हर समय प्रकट नहीं होता था। यह अक्सर खुद को एक भ्रम की तरह छिपा लेता था और कभी कभार ही प्रकट होता था। हालांकि जब भी ऐसा होता था तो अक्सर त्रासदी का कारण बनता था। ऐसे कई प्रतिभाशाली लोग थे जो बस उसे देखते ही भ्रम में खो जाते थे। कहा जा सकता है कि जेराज भाग्यशाली था कि वह उनमें से एक नहीं था। वह इस पूरे समय लियोनेल को देख रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वह पागल है। लेकिन तभी लियोनेल अचानक रुक गया और अचेत हो गया। इससे सौभाग्य से जेराज की कुछ यादें ताज़ा हो गईं, इसलिए उसने लियोनेल की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जेराज को जो पता था, उसके अनुसार लियोनेल का जागना नामुमकिन था। फिर भी लियोनेल न सिर्फ जाग गया था, बल्कि वह ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड के लिए ही स्तब्ध था। इससे जेराज को किसी भी चीज से ज्यादा सदमा लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारी किंवदंतियां बड़ा चढ़ाकर कही गई हो? जरूर। ये सोचने के बावजूद जेराक ने अभी भी छठे निवास की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह एक और उच्च स्तरीय फोर्स है। जहां भी लोग होंगे, वहां ड्रीम फोर्स भी होगी। तो एक तरह से जैसे स्टार फोर्स कभी स्थान की सीमा में नहीं होती, ड्रीम फोर्स भी वैसी ही है। आखिरकार अगर आप खुद को ऐसी जगह पाते हैं, तो जब तक आप मौजूद हैं, ड्रीम फोर्स मौजूद रहेगी। लेकिन असल में बात क्या है? लियोनेल ने पूछा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई थी। वह लगभग बहुत शांत लग रहा था। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैंने केवल एक बार किसी को स्वप्न शक्ति को चेतना का प्रतिनिधित्व बताते हुए सुना था। लियोनेल की निगाहें तेज हो गईं। चेतना। पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने मानव चेतना के स्रोत को खोजने में कितनी मेहनत की होगी। यह एक ऐसी चीज थी जिसका वर्णन सैकड़ों वर्षों की तकनीकी प्रगति भी नहीं कर सकी। कुछ लोगों का मानना था कि मानव चेतना आत्मा या आत्मा में संग्रहित होती है। दूसरों का मानना था कि चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली हर चीज मस्तिष्क में पाई जा सकती है और हम उसका वर्णन केवल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम मस्तिष्क को ठीक से नहीं समझते। जब लियोनेल इस नई विश्व व्यवस्था में आया, तो उसके मन में कभी कभी यह विचार आता था कि शायद कोई आत्मा भी होती है। पिछले एक साल में उसने इतनी सारी अद्भुत शक्तियां देखी थी कि उसके लिए यह स्वीकार करना बहुत आसान था। फिर भी अब भी उसे अपनी तथाकथित आत्मा ढूंढनी बाकी थी। ये जानना जरूरी था कि आत्मा शक्ति सिर्फ एक नाम है। ये लियोनेल के आध्यात्मिक रूप का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। ये बस लियोनेल की इंद्रियों का विस्तार थी, ऊर्जा का एक और रूप। न ज्यादा न कम। यही वजह थी कि लियोनेल अपने इथरियल ग्लेबेला को अंदर बाहर से जानता था, फिर भी उसे वहां कभी किसी आत्मा जैसी चीज नहीं मिली थी। बस उसके भ्रूण और उसके तारे ही मिल पाते थे, और कुछ नहीं था। लेकिन जेराज अब क्या कह रहा था कि यह स्वप्न शक्ति ऐसी किसी चीज का प्रतिनिधित्व करती है। लियोनेल को लगा, खैर उसे ठीक से पता नहीं था कि वह कैसा महसूस कर रहा है। लियोनेल को बस इतना पता था कि यही वो घर है जिसे वो चुनेगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस तरफ कदम बढ़ा दिया। जेराज घबरा गया। अरे तुम क्या कर रहे हो? लियोनेल हल्के से मुस्कुराया। जाहिर है कोई ठिकाना चुनना है। तुम गलत दिशा में जा रहे हो। सितारों का निवास वहां है। लियोनेल मुस्कुराया, पर कोई जवाब नहीं दिया। जेराक अच्छी तरह जानता था कि वह क्या कर रहा है। चाहे ये खतरनाक था या नहीं, लियोनेल को इसकी परवाह नहीं थी। उसे जानना था कि उसका दिल इस तरह क्यों धड़क रहा था। ये वही एहसास था जो लियोनेल को तब हुआ था जब उसने डायमेंशनल क्लींस चुना था। ये वही एहसास था जो उसे तब हुआ था जब उसने गोल्डन फेदर सटिप चुना था। फिर भी यह एहसास पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। क्या ये नाम उन्होंने संयोगवश चुने थे? स्वप्न जगत, स्वप्न मूर्ति, स्वप्न दृश्य, स्वप्न क्लोन।
इसमें से कितना हिस्सा वह नाम था जो उसने अपनी योग्यताओं को दिया था और कितना हिस्सा उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा था। लियोनेल हमेशा से यही मानता था कि उसकी क्षमता और उसकी आत्मिक शक्ति का अटूट संबंध है। लेकिन अगर यह पूरी तरह सच न हो तो क्या होगा? अगर उसमें कुछ कमी रह गई हो तो क्या होगा? लियोनेल ने जेराज की रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए कई कदम और बढ़ाए। आखिरकार बेचारा गंजा जेराज अपनी जान की परवाह किए बिना घर के और करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि वह अपनी ताकत से लियोनेल को रोक सकता था, लेकिन वह लियोनेल की आंखों में एक ऐसी नजर देख सकता था जिसकी वजह से वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर लियोनेल ने वह दहलीज पार कर ली जिसे पार करने की हिम्मत किसी और में नहीं थी। उसे यह नहीं पता था कि उसके कृत्य से जल्द ही हंगामा मच जाएगा। लियोनेल पर अचानक से बल की बौछार हुई। यह ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने पहले कभी अनुभव किया था। जिस शक्ति का वह आदी था उसे महसूस करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह मूर्त थी। कमजोर आंतरिक दृष्टि वाला व्यक्ति भी इसे महसूस कर सकता था, बशर्ते उसकी एकाग्रता पर्याप्त हो। लेकिन ये बल संभवतः लियोनेल द्वारा देखी गई सबसे अधिक सांद्रता में होने के बावजूद अभी भी अवास्तविक लग रहा था। लियोनेल जितना जोर से उसे पकड़ने की कोशिश करता, वह उतनी ही आसानी से उसकी उंगलियों से फिसल जाता, मानो लियोनेल किसी अलग ही धरातल पर हो, दूर से उसे देख रहा हो। हालांकि इतनी तेजी के बावजूद लियोनेल को अपनी जान को जरा भी खतरा नहीं लगा। दरअसल वह बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहा। अगर उसे इस स्वप्न शक्ति की रहस्यमयता को समझने में समय न लगता तो वह इस परीक्षा को बहुत पहले ही पार कर चुका होता। इससे पहले कि लियोनेल को इसका एहसास होता, वह ड्रीम फोर्स निवास के दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसकी हथेली बाहर निकली और दरवाजे के काले ओक वृक्ष को छू गई। तारांकन क्लिक। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, लियोनेल के कानों में हल्की क्लिक की आवाज आई। उसी क्षण सुरक्षा कवच अचानक हिल उठा। बाहर लगा हुआ लैंप पोस्ट टिमटिमाने लगा और फिर उसमें से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली जो आसमान तक जा पहुंची। अनगिनत कुलीन लोगों की नजरें एक ही दिशा में घूम गईं। वे सभी अब किसी निवास पर कब्जा किए जाने के संकेतों के आदी हो चुके थे। हालांकि संकेत पहले कभी इतने बड़ा चढ़ाकर नहीं बताए गए थे। पूरे टेरेंस ब्रेव सिटी में किसी ने भी इन विशेष निवासों में से किसी पर दावा नहीं किया था। हालांकि लियोनेल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। वह एक बिल्कुल नए एहसास में डूबा हुआ था। जमीन पर खड़े होने के बावजूद उसका शरीर मानो बादलों में उड़ रहा था। अल्पविराम। जब लियोनेल आखिरकार अपनी अजीबोगरीब स्थिति से बाहर आया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि कितना समय बीत चुका है। लेकिन अब उसे समय सीमा की चिंता नहीं थी। स्टार फोर्स के निवास की तुलना में ये ड्रीम फोर्स निवास और भी ज्यादा सुरक्षित था। जहां कोई भी दुस्साहसी व्यक्ति स्टार फोर्स के मुकदमे में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर सकता था, वहीं लियोनेल को यकीन नहीं था कि ड्रीम फोर्स निवास में किसी में ऐसा करने की हिम्मत होगी। किसी मूर्त चीज का सामना करना हमेशा ही किसी भ्रम का सामना करने से ज्यादा आसान रहा है। इस निवास में बिना ये जाने कि क्या हुआ, भ्रम में पड़ना संभव था। अगर लियोनेल का स्वप्न शक्ति के साथ गहरा लगाव न होता तो वह भी शायद एक अंतहीन चक्र में फंस जाता। तो यह ऐसा है। लियोनेल ने एक लंबी सांस छोड़ी और कुछ देर तक अपने नए घर को देखता रहा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे 1 साल से ज्यादा समय से कोई ऐसी जगह नहीं मिली थी जिसे वह अपना घर कह सके। उसे नहीं पता था कि वह इस बहादुर शहर में कब तक रहेगा, लेकिन उसे यहाँ घर जैसा जरूर महसूस हो रहा था। पूरा घर सफेद और काले रंग से सजा हुआ था। ये दोनों रंग पूरे घर में एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे थे। ये गर्म और आंखों को सुकून देने वाला था, जिससे लियोनेल को संतुष्टि का एहसास हो रहा था। पहली बार लियोनेल को शब्दकोश से यह पूछने की जरूरत महसूस नहीं हुई कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे समझ आया कि अग्नि, प्रकाश, तारे या पृथ्वी के प्रति उसके लगाव की तुलना में स्वप्न शक्ति के प्रति उसका लगाव एक बिल्कुल अलग स्तर पर था। यह इतना ऊंचा था कि सचेत रूप से जागरूक हुए बिना भी उसने पहले भी इसका इस्तेमाल किया था। जब भी लियोनेल अपने सपनों की दुनिया में प्रवेश करता, जब भी वह ड्रीम स्कल्प्ट का उपयोग करता, जब भी वह ड्रीम क्लोन बनाता, हर बार बिना चूके, बिना ड्रीम फोर्स के वह असफल हो जाता। किसी चीज का इतने अचेतन रूप से उपयोग करना मानो वह सांस ले रहा हो। ये किस स्तर का आत्मीयता था। लेकिन अब लियोनेल को पता था कि यह क्या था और वह सचेत रूप से इसे क्रियान्वित कर सकता था। वूश! बल्कि एक हिंसक धारा लियोनेल की ओर बढ़ी।
उसने अपनी सारी सामान्य आत्मिक शक्ति को पूरी तरह से निष्कासित कर दिया। यह उसके लिए एक बाधा के अलावा और कुछ नहीं था, उसकी क्षमताओं को सीमित कर रहा था और उसे उन कार्यों को करने के लिए अधिक सहनशक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर कर रहा था जो सांस लेने जितना आसान होना चाहिए था। लियोनेल के लिए सोल फोर्स और ड्रीम फोर्स एक सुचारू रूप से चलने वाले इंजन के लिए स्नेहक और ईंधन की तरह थे। सोल फोर्स न केवल गुणवत्ता में बहुत कम था, बल्कि जलने पर अनगिनत अशुद्धियां छोड़ता था, जिससे उसकी कार्यक्षमता बहुत कम हो जाती थी। हर कोई वैसा नहीं कर सकता जैसा लियोनेल कर रहा था। स्वप्न शक्ति चेतना का प्रतीक थी। कम आत्मीयता वाले लोग आसानी से खुद को खो सकते थे, ये भूलकर कि क्या वास्तविक है और क्या नहीं। उनकी यादें इतनी वास्तविक हो जाती कि ऐसा लगता जैसे वे उन्हें वास्तविक समय में जी रहे हों। उनके भय प्रकट होते और उन पर नियंत्रण कर लेते, यहाँ तक कि उनका प्रेम भी जीवन से बड़ा हो जाता, उनके अस्तित्व को अपने में समाहित कर लेता। स्वप्न शक्ति के इस्तेमाल में अनगिनत मुश्किलें थीं। केवल वे ही लोग जो जन्मजात इस शक्ति को समझकर पैदा हुए थे, बिना खुद को खोए इसका इस्तेमाल कर सकते थे। और अपनी इसी क्षमता की बदौलत लियोनेल भी ऐसे ही लोगों में से एक था। जैसे ही उसकी सारी आत्मिक शक्ति समाप्त हुई, लियोनेल को लगा जैसे उसके मन की बेड़ियां खुल गई हो। स्वप्न शक्ति उसके इथरिय ग्लेबेला के भीतर संकुचित होकर बेतहाशा उमड़ने लगी। लियोनेल जरा भी चिंतित नहीं था। जिस स्वप्न शक्ति को वह अब स्वीकार कर रहा था, चाहे वह कितनी भी ऊंची ऊर्जा क्यों न हो, उसे चौथे आयाम में ही माना जाता था। अपने मन की शक्ति के बल पर उसके लिए उसे स्वीकार करना बच्चों का खेल था। वूश! लियोनेल के चारों ओर की शक्ति ने तूफान मचा दिया। लियोनेल के बाल बेतहाशा लहराने लगे, उसके भारी वस्त्र लहराने लगे। लियोनेल के कानों में कांच के टूटने जैसी आवाज गूंजी। लियोनेल की आंखें खुल गईं, एक चमकदार रोशनी ने उसकी पीली पुतलियां उसकी मां की चमकदार पन्ना जैसी निगाहों से कुछ क्षण के लिए धुंधली नहीं दिखाईं। लियोनेल को लगा कि उसका दिमाग पहले कभी इतना साफ नहीं था। उसने दुनिया की हर चीज को उसकी बुनियादी नींव तक देखा और एक ही नज़र में सबसे जटिल चीजों की नींव भी देख ली। उसकी हथेली के एक झटके से शब्दकोश एक बार फिर सामने आ गया। पिछली बार जब लियोनेल ने अपनी क्षमता का स्तर जांचा था तो वह बमुश्किल कांस्य श्रेणी में पहुंचा था। हालांकि यह अभी भी 5वें आयाम की क्षमता थी, लियोनेल के शरीर पर मौजूद अन्य सीमाओं के कारण ये पूरी तरह से चमक नहीं पा रही थी। पर अब गुनगुनाहट। विषय: लियोनेल मोरालेस। गणनात्मक मान: जटिल को सरल बनाने में सक्षम क्षमता। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। शक्ति का मूल्यांकन पिंग। विकास चरण: अर्ध रजत।